अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मीनाकशी की खुशी की कोई इंतहा न रही। मेरे कदमों पर दोनों हाथ रख दिए और बोली, आप मेरे गुरुदेव धन हैं, आप मेरे गुरु जी हैं। मैंने कहा, अपने डैडी से कह दिया था कि मुझसे मिलकर ऑफिस जाएं। मीनाकशी मेरे लिए काफ़ी बना रही थी। बोली, हाँ गुरुदेव, वो कह रहे थे कि मैं स्वामी जी से मिलने खुद ऊपर आऊँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, उन्हें ऊपर आने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहो कि मैं खुद फ़ोन पर 15 मिनट उनसे बात करूंगा। 15 मिनट बाद आकाश पर एक शुभ लगन होने वाला है। मैं ठीक उस वक्त तुम्हारे डैडी से बात करूंगा। मीनाकशी ने उस वक्त इंटरकॉम पर नीचे डैडी तक सारी बात पहुंचा दिया। मैंने कॉफ़ी के 2 घूंट पीते हुए मीनाकशी से कहा, तुम्हारे डैडी का काम भी हो गया समझो। मीनाकशी खुशी से निहाल हो रही थी। कहने लगी, गुरुजी, मेरी बीमारी शिव भगवान दूर कर देंगे ना। मैंने कहा, तुम्हारी बीमारी खत्म होने का मुझे शिव जी भगवान ने हुक्म दे दिया है। सिर्फ 15 मिनट इंतज़ार करो। मैं सबसे पहले तुम्हारे डैडी से बात करना चाहता हूँ। मैंने घड़ी कलाई पर से उतार कर सामने रख ली थी और उस पर नज़र जमाए हुए था। यह मैच फराड था, ड्रामा था। अभी 15 मिनट पूरे नहीं हुए थे कि मैंने मीनाकशी से कहा, नीचे अपने डैडी से मेरी बात करो। मीनाकशी ने उसी वक्त नीचे डैडी के कमरे का नंबर घुमाया और डैडी से कहा, डैडी, गुरुजी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने रिसीवर हाथ में ले लिया। दूसरी तरफ मिस्टर पांडे बोल रहे थे। उन्होंने मुझे बड़ी आजी से नमस्कार कहा और बोले, गुरुजी मुझे हुक्म करें। मैंने आवाज़ में जलाल पैदा करते हुए कहा, गोपाल दास, आज दिन के 10 बजे से पहले पहले अपने गुर्दे का एक्सरे करो। 1 मिनट भी ज़्यादा ना हो। 10 बजे से पहले पहले गुर्दे का एक्सरे हो जाना चाहिए। फिर महावीर भगवान की लीला देखना। बस अब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने रिसीवर रख दिया। मीनाकशी तजस्सुस समेत नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे तजस्सुस में ही रहने दिया और कहा, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। उठकर बेडरूम के दरवाजे को कुंडी लगा दो ताकि अंदर कोई ना आए। वो जल्दी से उठी और दरवाजे की चटकनी लगाकर मेरे सामने आकर अदब से बैठ गई। मैंने उसे पुरजलाल आवाज़ में कहा, घुटनों के बल मेरे सामने खड़ी होकर पतलून को नाव से नीचे करो। वो तो मेरी पक्की मुरीदनी थी। मैं अगरचा पीर झूठा था मगर मुरीदनी पक्की थी। मैं कलीन पर आलती पालती मार कर बैठा था। मैंने दोनों हाथ ऋषि मुनियों की तरह घुटनों पर रखे हुए थे। वो फौरन मेरे सामने होकर घुटनों के बल खड़ी हो गई। उसने पतलून के ऊपर वाले बटन खोलकर पतलून नाव से नीचे तक खिसका दिया। नाव के नीचे फोड़े का उभार बाकायदा मौजूद था और गुलाबी रंगत इख्तियार करने लगा था। मैं दिल में सोचने लगा कि अगर मैं इस उभार को ठीक ना कर सका तो मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मैंने अपना हाथ मीनाकशी के पेट के उभार पर रख दिया और आंखें बंद कर लिया। मेरे कान में चंद्रिका की आवाज़ आई, 1 मिनट तक हाथ उभार के ऊपर ही रखो, इसके बाद हाथ उठा देना। मैं सिर्फ यही कहने आई थी। इसके साथ ही लोबान की जो हल्की सी खुशबू मुझे आने लगी थी वो फौरन गायब हो गई। मेरी निगाह घड़ी की सुइयों पर थी। मुझे मीनाकशी के जिस्म के उभार में हल्की हल्की धड़कन सी महसूस हो रही थी। जब ठीक 1 मिनट गुजर गया तो मैंने डरते डरते हाथ ऊपर उठाने लगा। दिल में दुआ मांग रहा था कि खुदा मेरी लाज रख लेना, तो मेरी नीयत को जानता है। मुझे हाथ रखे रखे महसूस हो गया था कि मीनाकशी के जिस्म का उभार गायब हो गया है। मैंने हाथ पीछे हटा लिया। उभार वाकई गायब था। मैंने कहा, मीनाकशी जाओ, तुम्हारे पाप दूर हो गए हैं, तुम्हारी बीमारी जाती रही है। मीनाकशी ने सर झुकाकर अपनी नाव के नीचे देखा तो खुशी से उसकी चीख निकल गई। उसे पतलून के बटन बंद करना भी याद न रहे। वो उसी तरह पतलून छोड़कर मेरे कदमों से लिपट गई। मैं गुरु की तरह उसके जिस्म पर हंसता हंसता हाथ फेरने लगा और कहा, बल का तेरा कल्याण हो गया है। अब ये तकलीफ तुझे कभी नहीं होगी। अब उठकर पतलून के बटन बंद कर और दरवाजे की चटकनी खोल दे। मीनाकशी ने सर कदमों से उठाया और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जल्दी से पतलून के बटन बंद करके वो दरवाजे की तरफ गई और चटकनी खोलकर वापस मेरे सामने आकर अदब से बैठ गई। आंसू भरी आवाज में बोली, गुरुदेव, आपने मेरी काया पलट दी है। मैं फिर से जिंदा हो गई हूँ। मेरे गुरुदेव, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे आज्ञा दें।
मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। मैंने हल्के से तबस्सुम के साथ कहा, आप भारत की सबसे मशहूर डांसर बनने की तैयारियां शुरू कर दो। वो बच्चों की तरह मुस्कुरा उठी और कहने लगी, आपकी कृपा मेरे साथ रही तो मैं भारत ही की नहीं सारी दुनिया की मशहूर डांसर बनकर दिखाऊंगी। ओश ओश। मैंने ये लफ्ज़ कहा जिसका मतलब था कि ज़रूर ज़रूर, यकीनन यकीनन। दोबारा दोहराया और मीनाकशी से कहा, आप मेरे लिए काफ़ी की एक और प्याली बनाओ। वो फ़ौरन मेरी प्याली में काफ़ी उंडेलने लगी। फिर उसने उन लड़कों की बातें शुरू कर दी जो रैना लेनी के डांस सेंटर और दूसरी पार्टियों में उससे मोहब्बत का इजहार करते थे। कहने लगी, मैंने चंद्रकांत को साफ जवाब दे दिया है, मुझे तो कोई भी लड़का अच्छा नहीं लगता। मैं अब शादी नहीं करूंगी, बस सारा जीवन आपकी सेवा में बिता दूंगी। माया आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाता और काफ़ी पीता रहा। दूसरी तरफ 10 बजे से पहले पहले कोई 9:15 बजे दिन मिस्टर पांडे ने अपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाकर अपने गुर्दों का एक्सरे करवाया। जब एक्सरे रिजल्ट देखा तो डॉक्टर और मिस्टर पांडे हैरत ज़दा होकर रह गया। मिस्टर पांडे की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही थी और डॉक्टर एक्सरे की फिल्म को चमकते हुए शीशे की प्लेट पर रखकर बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि एक्सरे की फिल्म में मिस्टर पांडे के गुर्दे की 3 पथरियों में से 2 बड़े साइज की पथरियां गायब थीं। डॉक्टर कहने लगा, सर यह तो कोई चमत्कार हुआ है। मेरी मेडिकल लाइफ में यह पहला केस है कि एक दिन पहले गुर्दे में पथरियां मौजूद हों और दूसरे दिन बगैर ऑपरेशन और बगैर किसी दवाई के गायब हो गई हैं। मिस्टर पांडे को और मीनाकशी को मैंने मना कर रखा था कि वो मेरी शोभदाबाजियों जिनको वो मेरी करमतें समझ रहे थे किसी से बात न करें और इस राज को अपने तक ही महदूद रखें। चुनाचे मिस्टर पांडे ने डॉक्टर को मेरे बारे में कुछ न बताया, बस यही कहा कि यह सब भगवान की कृपा है डॉक्टर, भगवान महावीर ने मेरे कष्ट दूर कर दिए हैं। मिस्टर पांडे उस वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर मेरे पास आ गया। अक्सर की फिल्म वाला लिफाफा उसके हाथ में था। उस वक्त मीनाकशी भी मेरे पास ही थी। वो मेरे कपड़ों को खुद धोकर इस्त्री कर रही थी। मिस्टर पांडे खुद ही ऊपर चढ़े थे। उनका सांस फूला हुआ था मगर चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। आते ही कहने लगे, गुरुजी आप महावीर भगवान के सच्चे अवतार हैं। ये देखिए एक्सरे, मेरे गुर्दे की 3 में से 2 पथरियां गायब हैं। मीनाकशी भी दौड़कर हमारे पास आ गई। मैंने एक्सरे फिल्म देखी। वाकई गुर्दे में 3 की बजाय सिर्फ एक पथरी थी। मिस्टर पांडे हाथ जोड़कर बोला, महाराज अब ये पथरी जो रह गई है इसे भी ख़त्म करा दें। आप तो चिंटी के घर में नारायण बनकर पधारे हैं। मीनाकशी भी एक्सरे की फिल्म देखकर हैरान हो रही थी। मैंने कहा, मिस्टर पांडे जब तीसरी पथरी के ख़त्म करने का वक्त आएगा तो उसे भी ख़त्म कर दूंगा, अभी उसका वक्त नहीं आया। मिस्टर पांडे की तीसरी पथरी और उसकी तरक्की की फाइल का मामला किसी मुश्किल वक्त के लिए मैं बचा कर रखना चाहता था, लेकिन इस वक्त मेरा सबसे बड़ा मसला जम्मू जाने वाली असला की मिलिट्री ट्रेन के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना था। इस हकीकत से मैं पूरी तरह बाखबर था कि कहाँ मैंने लाख सोचकर अपनी तरफ किसी बहाने भी बात को छेड़ा और असला की ट्रेन का जिक्र किया तो मिस्टर पांडे फ़ौरन मोहतात हो जाएगा। आखिर वो एक तजर्बाकार उम्र रसीदा मंजा हुआ इंडियन आईसीएस अफसर था और जिम्मेदार पोस्ट पर था। वो तो मुझे कभी नहीं बताएगा कि असला की ट्रेन देवलाली से किस दिन किस वक्त रवाना होने वाली है। उसे चाहे मुझ पर जासूस होने का शक ना भी पड़े, फिर भी वो अपने हसास इदारे की जिम्मेदारियों का ख्याल करते हुए इस मामले पर अपनी लाइल्मी का इजहार कर देगा। मैंने इस मसले में अपने मास्टर सिपाही करीम भाई से मशवरा लेने का फैसला किया। करीम भाई ने मुझे अशद तरीन ज़रूरत के सिवा टेलीफोन करने से मना किया था। मैंने सोचा कि उससे रात को रेडियो ट्रांसमीटर पर मरमूज यानी कोड अल्फाज में बात करूंगा। रात के 12 बजे मैंने बेडरूम में पलंग पर बैठे बैठे ब्रीफ केस से सिगरेट लाइटर वाला छोटा रेडियो ट्रांसमीटर निकाल कर उसे ऑन किया। करीम भाई के ट्रांसमीटर की फ्रिक्वेंसी मिली और कोड सिग्नल दिया। दूसरी तरफ से भी सिग्नल आने लगे। मैंने धीमी आवाज़ में कोड अल्फाज में मालूम किया। दूसरी तरफ करीम भाई बोल रहा था। मैंने कहा, मैं ज़रूरी बात करने के लिए मिलना चाहता हूँ। करीम भाई ने मुख्तसर तरीन कोड अल्फाज में जवाब दिया, कल इसी वक्त अपने हाइड आउट में आ जाना, अब सिग्नल मत देना। और दूसरी तरफ से ट्रांसमीटर बंद कर दिया गया। अगले दिन मैंने महावीर के मंदिर में जाकर पूजा करने का बहाना बनाया और कोई 10 बजे मिस्टर पांडे की कोठी से उसकी गाड़ी में बैठ कर निकल गया
اس کی گاڑی میں اس لیے گیا کہ باہر بیٹھی CID کو کوئی شک نہ رہے اور اتنی جلدی ان میں سے کوئی آدمی میرے تعاقب میں نہ آ سکے۔ میں سیدھا مہاویر کے بڑے مندر میں پہنچ گیا۔ ڈرائیور مجھے مندر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا۔ بنگلے کی نگرانی کرنے والے CID کے آدمی اگر ڈرائیور سے پوچھیں گے بھی تو وہ یہی کہے گا کہ میں سوامی جی کے مہاویر کے مندر چھوڑا رہا ہوں، اس لیے میں خفیہ پولیس والوں سے مطمئن تھا۔ رات کے وقت اتنی جلدی کوئی ٹیکسی پکڑ کر میرے پیچھے نہیں آ سکتا تھا، اور ابھی میرا معاملہ ان لوگوں کے لیے اتنا سنگین بھی نہیں ہوا تھا۔ مہاویر کے مندر میں وقت ضائع کیے بغیر دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا، ٹیکسی پکڑی اور اسے اس علاقے کی طرف جانے کو کہا جہاں ہماری خفیہ ہائیڈ آؤٹ ہے، یعنی ریلوے لائن کے قریب بھائی کے کریم بھائی کا پرانا اور بے آباد کوارٹر تھا۔ میں نے 2 فرلانگ قبلی سڑک پر ٹیکسی چھوڑ دیا اور وہاں سے پیدل چل کر کوارٹر پہنچ گیا۔ کریم بھائی ابھی نہیں آیا تھا۔ میں کوارٹر کے صحن میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ دور احمد آباد کی کسی فیکٹری کی دھندلی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے میں مجھے کوارٹر کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیا۔ میں ہوشیار ہو گیا اور اٹھ کر دیوار کی اوٹ میں چلا گیا، مگر یہ کریم بھائی تھا۔ اس نے صحن میں سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا، اندر آ جاؤ۔ ہم کوارٹر کے چھوٹے کمرے میں موم بتی جلا کر بیٹھ گیا۔ کریم بھائی نے مجھ سے اصل معاملے پر کوئی بات پوچھے بغیر کہا، آئندہ مسٹر پانڈے کے گھر سے وائرلیس ٹرانسمیٹر پر کوئی خفیہ پیغام نہ بھیجنا۔ تم تربیت یافتہ کمانڈو ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پانڈے راہ کا چیف ہے؟ اس کے گھر سے نکلنے والا ریڈیو سگنل ٹیپ ہو سکتا ہے۔ واقعی مجھ سے بڑی خطرناک بھول ہو گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کریم بھائی نے بیڑی سلگاتے ہوئے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اسے کس لیے بلایا ہے۔ میں نے اسے اسرائیلی فوجی ماہرین کی مسٹر پانڈے کے گھر میں خفیہ میٹنگ کے بارے میں بتایا اور کہا مسٹر پانڈے ان اسرائیلی فوجی مشیروں کے ساتھ ٹاپ سیکرٹ میٹنگیں اپنے بنگلے میں کرتا ہے۔ دلی سے اسرائیلی فوجی مشیروں کا ایک وفد احمد آباد آیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اسی ہفتے مسٹر پانڈے کے گھر میں کوئی اور سیکرٹ میٹنگ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی چھوٹے سائز کا مگر بڑا طاقتور مائکرو فون اور ہیڈ فون دے دیا جائے، جو میں نیچے ڈرائنگ روم میں کسی جگہ لگا دوں، اور وہاں جو باتیں ہوں وہ میں اوپر سن سکوں، کیونکہ اسرائیلی مشیروں کے ساتھ پانڈے کی میٹنگ پہلی منزل کے ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے۔ کریم بھائی خود فوج کے سگنل کور میں رہ چکا تھا اور وائرلیس کے فن میں ماہر تھا۔ کہنے لگا، میں تمہیں ایک ایسا طاقتور مائکرو فون بھجوا دوں گا جس کے لیے تمہیں کسی ہیڈ فون کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ مائکرو فون تم ڈرائنگ روم میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کے اندر فٹ کر دینا۔ تم اوپر اپنے کمرے میں بیٹھ کر اپنے فون کا ریسیور اٹھاؤ گے تو نیچے جو کوئی بھی باتیں کر رہا ہوگا تم ان کی باتیں سن لو گے۔ یہ بڑا ہی کرامت اور محفوظ طریقہ تھا۔ میں نے کہا، یہ مائکرو فون مجھے جلد مل جانا چاہیے کیونکہ اسرائیلی وفد ابھی تک احمد آباد میں ہی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جانے سے پہلے ان کی مسٹر پانڈے سے ایک اور خفیہ میٹنگ ہو۔ کریم بھائی بولا، ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر میری طرف چہرہ اٹھا کر بولا، احمد آباد کے کناری چوک میں ایک سینما ہاؤس ہے جس کا نام راکسی سینما ہے۔ اس کا شو دن 3:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تم کل راکسی سینما میں دن کا شو دیکھو گے۔ انٹرول کے وقت تم سینما ہاؤس کی دوسری منزل والی کینٹین پر چائے پینے جاؤ گے، جہاں تم کھڑے ہو کر چائے پی رہے ہوگے۔ وہیں کاؤنٹر پر ایک آدمی تمہارے پاس آ کر چائے کا آرڈر دے گا اور پھر تمہاری واسکٹ کی جیب میں ایک لفافہ ڈال دے گا۔ اسی لفافے میں مائکرو فون ہوگا۔ میں نے پوچھا، وہ آدمی مجھے پہچانے گا کیسے؟ کریم بھائی کہنے لگا، اس آدمی نے تمہاری شکل دیکھ رکھی ہے، وہ تمہیں پہچان لے گا۔ پھر اس نے مجھ سے جموں جانے والی اسرا کی ٹرین کے بارے میں سوال کیا کہ اس بارے میں مجھے کوئی معلومات ملی ہیں یا نہیں۔ میں نے فکر مندی کے ساتھ کہا، کریم بھائی مجھے خود اس بارے میں بڑی فکر ہے۔ میں مسٹر پانڈے کی ناک کے نیچے تو جا کر بیٹھ گیا ہوں اور مجھے ان لوگوں کا بے حد اعتماد بھی حاصل ہو گیا ہے، مگر مجھے کوئی ایسا طریقہ نہیں سوچ رہا کہ میں اسرا کی ٹرین کے متعلق معلومات حاصل کر سکوں۔ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ میں نے جیسے ہی اس ٹرین کے بارے میں مسٹر پانڈے سے بہانے بھی کوئی بات کی تو وہ محتاط ہو جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ پر شک بھی کرنے لگے کہ کہیں میں کوئی جاسوس تو نہیں ہوں۔ کریم بھائی نے کہا، جو کچھ بھی ہو ٹرین کی تاریخ اور وقت کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر تم اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئے
तो मैं भी यही कहूँगा कि तुम्हारी कमांडो सिपाही की तरबियत अधूरी थी। तो मैं मिस्टर पांडे के पेड़ में घुसकर इस राज को मालूम करना है। अब ऐसा करो कि तुम पहले निकल जाओ, मैं तुम्हारे बाद यहाँ से निकलूँगा। तुम सारे रास्तों से वाकिफ़ हो चुके हो। रेलवे लाइन की तरफ से होकर बड़ी सड़क पर जाना। करीम भाई पहले निकल गया, मैं क्वार्टर में ही बैठा रहा। 5 मिनट बाद मैं भी निकल कर अंधेरे में अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। आगे जाकर मैं दूसरी जानब खेतों में उतर गया और फिर बड़ी सड़क पर आ गया। यहाँ काफ़ी चलने के बाद मुझे एक मोटर रिक्शा मिला। उसमें सवार होकर मैं स्वामी नारायण जी के मंदिर में चला आया, क्योंकि इतनी रात गए मेरा मिस्टर पांडे के बंगले पर जाना खुफिया पुलिस वालों को शक में डाल सकता था। वैसे भी मैं मीनाक्षी को इसी मंदिर में रात भर पूजा पाठ करने का कह कर आया था। सुबह तक मंदिर ही में रहा। जब काफ़ी दिन निकल आया तो बंगले पर वापस आ गया। मैं अपने साथ मंदिर से शराब के फूल और थोड़ी सी मिठाई लाया था। वो मैंने मिस्टर पांडे और मीनाक्षी को दिया। उन्होंने बड़ी अकीदत से उन चीज़ों को चूम कर आंखों से लगाया और खाने लगे। मैंने कहा, रात भर पूजा करता रहा हूँ, अब ऊपर जाकर आराम करूँगा। दोपहर के बाद मुझे फिर मंदिर जाना है। ऊपर आकर मैंने क्लॉक पर अलार्म लगाया और सो गया। पूरे 2 बजे अलार्म बज उठा। मैंने उठकर गुस्ल किया, कपड़े बदले। मीनाक्षी घर पर ही थी। मिस्टर पांडे ऑफिस जा चुके थे। मीनाक्षी ने मेरे साथ ही खाना खाया। इतनी देर में सिनेमा का वक्त हो गया। मैं तैयार बैठा था। मैंने कहा, अब मेरे मंदिर जाने का टाइम हो गया है। मीनाक्षी कहने लगी, गुरुजी मुझे डांस सेंटर जाना है, मैं आपको स्वामी जी के मंदिर ड्रॉप कर दूंगी। मैंने सख्ती से उसे डांटते हुए कहा, मीनाक्षी मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि महावीर के भक्त उसकी पूजा करने मंदिर पैदल जाते हैं, किसी की गाड़ी में बैठकर नहीं जाते। मीनाक्षी फौरन हाथ जोड़कर बोले, क्षमा कर दें गुरुजी। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे बड़े बाजार के चौक तक छोड़ सकती हो, वहाँ से मुझे अपने तिलक के लिए नई डब्बी खरीदनी है। मैं मीनाक्षी की गाड़ी में बैठकर ही बंगले से निकला। इसका ये फ़ायदा था कि बाहर जो पुलिस वाला बैठा था वो इतनी जल्दी टैक्सी लेकर मेरे पीछे नहीं आ सकता था। उस रोज़ आसमान पर बादल छाए हुए थे, ठंडी हवा चल रही थी। मैं बड़े बाजार के चौक में गया और यूं ही एक फुटपाथ पर चलने लगा। जब मीनाक्षी की गाड़ी मेरी नज़रों से ओझल हो गई तो मैं रुक गया। वापस चौक में आकर इधर उधर देखा। सामने सिनेमा हाउस जिसके बड़े बड़े बोर्ड लगे थे। यहाँ कोई धार्मिक यानी हिंदू मई मथियोलॉजी की फिल्म चल रही थी। ये बात मेरे हक में अच्छी थी। मेरा हुलिया जैन मत के भक्तों जैसा था, माथे पर तिलक भी लगा था। कोई देखता तो यही कहता कि भगत जी धर्मात्मक फिल्म देखने आए हैं। मैं जाकर सिनेमा हॉल में बैठ गया। फिल्म शुरू हो गई। अजीब किस्म की फजूल फिल्म थी। देवी देवता बादलों में उड़ रहे थे, एक दूसरे पर आग के तीर बरसा रहे थे। मुझे इंट्रोल का इंतज़ार था। बड़ी मुश्किल से इंट्रोल हुआ। मैंने एक आदमी से सिनेमा हाउस की दूसरी मंजिल वाली कैंटीन का पूछा और सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर आ गया। यहाँ एक तरफ ईंटें बनी हुई थीं, काउंटर पर कुछ लोग खड़े चाय पी रहे थे। मैं भी एक तरफ होकर खड़ा हो गया और चाय पीने लगा। इतनी देर में एक दुबले जिस्म का आदमी मेरे बिल्कुल साथ आकर काउंटर पर खड़ा हो गया। उसने चाय का ऑर्डर दिया और मेरी तरफ कंखियों से देखा। उसके हाथ में जो रुमाल था, उसके बाएं हाथ में रुमाल था जो उसने समेट कर अपनी हथेली में पकड़ रखा था। मैं चाय पी रहा था कि उस आदमी ने बड़े इत्मीनान से रुमाल मेरी वास्कट की जेब में डाल दिया और खामोशी से चाय पीने लगा। मैं जिस मकसद के लिए वहाँ आया था वो मकसद पूरा हो गया था। मैंने प्याली काउंटर पर रखी, पैसे दिए और सीढ़ियाँ उतरकर सिनेमा हाउस से बाहर आ गया। यहाँ से मैं रिक्शा लेकर सीधा स्वामी नारायण के मंदिर पहुँच गया। मुझे यहाँ कुछ वक्त ज़रूर गुजारना था। मैं पूजा वाले कमरे के कोने में सांप पर बैठा माला का मनका फेरता रहा। माला झूठे मोतियों की थी और मुझे इसी मंदिर के मेहनत ने दी थी। मैंने अभी तक वास्कट में से रुमाल निकाल कर माइक्रोफोन नहीं देखा था। उसके देखने की आज ज़रूरत भी नहीं थी। कोई 1 घंटे बाद मैं उठा और मंदिर से निकलकर टैक्सी लिया और बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैंने ख़ास तौर पर टैक्सी इसलिए ली थी कि मैं बड़े आराम से पिछली सीट पर बैठकर माइक्रोफोन का जायजा ले सकूं। जब टैक्सी काफ़ी आगे निकल गई तो रुमाल मैंने जेब से निकाल कर खोला। उसमें एक लिफाफा था। लिफाफे में अंगूठे के नाखून के साइज का प्लास्टिक का एक माइक्रोफोन था। उसका रंग सियाह था
और उसके ऊपर की जानिब बड़ी बारीक सी जाली लगी थी। पीछे लोहे की बारीक तह चढ़ी हुई थी। असल में ये मकनातीस था। मैंने उसे लिफाफे में बंद करके जेब में रख लिया और रुमाल वहीं टैक्सी की सीट के नीचे छुपा दिया। बंगले पर आया तो गुजराती मुलाजमा भाई जी ने कहा कि मीना कशी का फ़ोन आया था कि वो शाम की चाय मेरे साथ पीना चाहती है। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया और ऊपर अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठकर एक बार फिर माइक्रोफोन का जायजा लेने लगा। इसकी साख से मालूम होता था कि यह इंतहाई ताकतवर आला है। अब इस माइक्रोफोन को निचली मंजिल के ड्राइंग रूम वाले टेलीफोन के अंदर फिट करना था। यह काम मैं मीना कशी के होते हुए नहीं कर सकता था। इस वक्त बड़ा सुनहरी मौका था। इस घर में मुझे बड़ी आज़ादी थी। मैं सारे बंगले में चाहे जहाँ जा सकता था। नौकर नौकराने भी मेरे इस रुतबे से बड़े मरूब थे। वो सभी मुझे कोई बड़ा ऋषि मुनि समझ रहे थे। मैं निचली मंजिल में आकर ड्राइंग रूम में सामने वाले सोफे के कोने में बैठकर अखबार पढ़ने लगा। यहाँ मैं इसलिए बैठा था कि मेरे करीब ही छोटी तपई पर टेलीफोन पड़ा था। ड्राइंग रूम के पर्दे गिरे हुए थे। भाई अंदर आ गई और कहने लगी, गुरुजी आपके लिए काफ़ी बना कर लाऊं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ भाई ले आओ। आज यहाँ बैठकर काफ़ी पीने को दिल चाहता है। वो खुश खुश किचन की तरफ चल दिया। दूसरे नौकर इधर उधर काम काज में लगे थे। ड्राइंग रूम और बाहर वाली लॉबी बिल्कुल खाली थी। मैंने जल्दी से टेलीफोन को खोला, जेब से माइक्रोफोन निकाल कर उसके अंदर पीछे करके रखा तो वो फौरन चिपक गया। एक नज़र देखने से माइक्रोफोन टेलीफोन की मशीनरी का हिस्सा ही लगता था। मैंने फ़ोन अच्छी तरह से बंद किया और दोबारा तपई पर रखकर अखबार पढ़ने लगा। अब मुझे इस माइक्रोफोन की ताकत को आजमाना था। इतने में मुलाजमा भाई जी काफ़ी लेकर आ गया। मैं बड़े सुकून से काफ़ी पीने लगा। भाई जी एक बार फिर अपने खावंद का रोना लेकर बैठ गया और मुझसे प्रार्थना करने लगी। मुझे एक ख्याल सूझा। मैंने भाई से कहा, तुम एक काम करो बालका, आज्ञा करे महाराजा। भाई जी फौरन चौकस हो गया। मैंने कहा, मैं ऊपर जाकर समाधि लगाता हूँ, तुम यहाँ बैठकर 50 बार ओम नाम का जाप करो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा खामन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो बड़ी खुश हुई और फौरन सोफे के पास चौकड़ी मारकर बैठ गया। मैंने कहा, जब मैं कमरे से निकल जाऊं तब जाप शुरू करना और आवाज़ के साथ राम का नाम लेना। ये कहकर मैं कमरे से निकलकर ऊपर वाली मंजिल के अपने ड्राइंग रूम में आ गया। इस बंगले में तो हर कमरे में टेलीफोन लगा था जो इंटरकॉम के साथ एक दूसरे से मिला हुआ था। ड्राइंग रूम में आते ही मैंने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान के साथ लगाया तो खुशी से उछल पड़ा। मुझे नीचे मुलाजमा के हरिओम हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करने की आवाज़ आ रही थी। मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। एक आध मिनट में मुलाजमा के हरिओम हरे रामा हरे कृष्णा का पाठ सुनता रहा। फिर मैंने रिसीवर रख दिया। ये मरला कामयाबी से तय हो गया था। अब ड्राइंग रूम में मिस्टर पांडे जिसके साथ जो भी बात करेगा मैं उसे आसानी से सुन सकूंगा।